नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरिया के प्रिंस की एक 19 साल का लड़का गोली मारकर हत्या कर देता है, जिसके बाद हमें एक ऐसी वॉर देखने को मिलती है जो कि 4 सालों तक चलती है और जिसमें 4 करोड़ लोगों की जानें जाती हैं, जो कि कई देशों और कई महाद्वीपों पर लड़ी जाती है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches would be taken the first. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to French line. 1914 में यूरोप में एक ऑस्ट्रो हंगेरिया नाम का एक एम्पायर था। उस समय यूरोप में ज्यादातर देश मोनार्की थे। मोनार्की का मतलब है कि एक तरीके से राजा महाराजाओं का शासन। 3 देश ऐसे थे जो कि डेमोक्रेसी थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो। और यूरोप का ईस्टर्न ग्रुप सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया, इन्हें हम बाल्कन कंट्रीज करके बुलाते हैं। ध्यान रखना, ये हमारी कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 1878 से, जब रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर में वॉर थी, जबकि रशियन एम्पायर बाल्कन कंट्रीज को ऑटोमन एम्पायर के साम्राज्य से बचाना चाहता था, जिसके कंक्लूजन में बर्लिन ट्रीटी साइन की जाती है, जिसमें कि ऑस्ट्रो हंगेरिया को हक दिया जाता है कि वे बोस्निया और हेजेगोविना को एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकता है, लेकिन टेम्परेरी, क्योंकि वो ऑफिशियली पार्ट रहेंगे ऑटोमन साम्राज्य का। लेकिन 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरिया के राजा फ्रांज जोसेफ ने बोस्निया और हेजेगोविना को इन्वेड करना चाहा और वो उसे इन्वेड कर भी लेते हैं। इससे 400 सालों से जो हेजेगोविना और बोस्निया ऑटोमन साम्राज्य से बचना चाहते थे, अब वो उससे तो बच गए, लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरिया के द्वारा इन्वेड कर लिए गए। तो इसे लेकर बोस्निया के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। इसी के चलते उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनके बोस्निया के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो वो भी चाहते थे कि बोस्निया आजाद हो और बोस्निया के लोग भी चाहते थे कि हम इन दोनों साम्राज्यों से आजाद हों। इन दोनों देशों की नाराजगी को देखते हुए ऑस्ट्रो हंगेरिया के फॉरेन मिनिस्टर रसिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं कि हम बोस्निया पर कब्जा करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके लिए रसिया के फॉरेन मिनिस्टर मान भी जाते हैं। लेकिन रसिया में कुछ लोग स्लाविक भी थे जो कि इस चीज को होते हुए नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई और रसिया की सरकार पर प्रेशर बनाया कि ये एक गलत डिसीजन भी हो सकता है, जिसे कि हमें देखना चाहिए। तो इसके लिए रसिया कुछ शर्तें भी रखता है। तो हंगेरिया के जो राजा थे वो जर्मनी से कहते हैं कि हम इस देश पर कब्जा करेंगे, तुम हमारी मदद करोगे क्या? तो जर्मनी कहता है हाँ यार, हम तो पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल। तो जर्मनी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। रूस के मंत्री फ्रांस से बात करते हैं कि अगर जर्मनी इस वॉर में बीच में आता है तो क्या तुम हमारी मदद करेंगे? तो फ्रांस मना कर देता है कि मुझे क्या पड़ा यार जो मैं आपके बीच में पढ़ूं, मैं इस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बोस्निया में एक नई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसमें कि स्टूडेंटों का एक ग्रुप, जिसे कि यंग बोस्निया के नाम से जाना जाता था, जिसकी मदद सर्बिया के लोग भी कर रहे थे और उनका एक ही मकसद था कि वो बोस्निया को आजाद कराएं। जिसके बाद 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरिया के प्रिंस फर्डिनांड अपनी बीवी सोफिया के साथ बोस्निया की एनेक्स टेरिटरी घूमने आते हैं। करीब सुबह के 10 बजे 6 लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। उनमें से एक लड़का कैर्बिनोविक, जिसने कि उस गाड़ी पर एक बम फेंका, लेकिन वो बम गाड़ी के बोनट से टकराकर सड़क की दूसरी साइड चला जाता है, जिससे कि कुछ लोग सड़क के दूसरी साइड इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरिया के प्रिंस वहां से बच निकलते हैं और वो बोस्निया के राजा से बात करते हैं कि हम तुम्हारे देश घूमने आए और आपने हमारा स्वागत बम से किया। लेकिन वहां से तो वो बच निकलते हैं। फिर वो उन लोगों को देखने जाते हैं जो कि इस बम से इंजर्ड हुए थे। तभी जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती है। जब तक वो समझ पाते हैं कि किसी वो रिवॉल्यूशनरी की दूरी उनसे बस 6 फुट है, जब तक वो अपनी गाड़ी मोड़ते हैं तब तक एक 19 साल का लड़का गैब्रिलो प्रिंसिप उन पर और उनकी बीवी पर गोली चला देता है, जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरिया के प्रिंस की मृत्यु हो जाती है। इस रेवोल्यूशनरी ग्रुप का एक ही मकसद था कि वो अपने देश को आजाद कराएं और एक ऐसा देश जिसमें केवल स्लाविक लोग रहते हैं और जिसे यूगोस्लाविया नाम दिया गया। हालांकि ये बाद भविष्य में बना भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बनकर टूट भी गया। इसे देखकर ऑस्ट्रो हंगेरिया के राजा सर्बिया देश के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, क्योंकि उस ग्रुप की जो मदद कर रहा था वो सर्बिया देश ही था। फिर उसके बाद रूस, और रूस को देखकर उसमें जर्मनी भी उतर जाता है। जर्मनी के बाद फ्रांस भी इस लड़ाई में उतर जाता है। इस युद्ध से एक चेन का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं चेन ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें एक के बाद एक देश उतरता जा रहा था, केवल किसी दूसरे देश को बचाने के लिए।
फ्रांस के बाद ओटोमन एम्पायर इस युद्ध में उतर जाता है, क्योंकि उसके साथ रूस के अच्छे संबंध नहीं थे, जिसे देखते हुए ओटोमन एम्पायर उस युद्ध में उतर जाता है। और फिर ब्रिटिश, अमेरिका, जापान जैसी महाशक्तियां भी इस युद्ध में उतर जाती हैं। इसके मेनली दो रीजन हैं, एक तो नेशनलिज्म, एक इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है कि एक छोटे देश के प्रति ऐसी भावना रखना कि ये तो छोटा देश है या फिर कम ताकतवर है, तो उसके प्रति एक ऐसा एटीट्यूड बनाए रखना कि हम इसे दबा कर रख सकते हैं। और इंपेरियलिज्म का मतलब है कि किसी भी देश को इसीलिए कब्जा लेना कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हमारे हिस्से में कौन कौन सी जगह आती है। इसी रीजन की वजह से एक दूसरे देश को लोग कब्जाना चाहते हैं कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, इस एरिया को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। केवल अपने नाम के लिए ये वॉर होती आ रही हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, लेकिन शुक्र है कि उसके बाद अभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है। लेकिन जब भी हुआ तो वो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और ये केवल एक राजा के कहने पर, जिसके चलते कि लाखों करोड़ों लोग एक राजा के कहने पर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद।